और कल अच्छा लेक्चर नंबर 101। तो कल भाईजान जो हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें जो हजरात तशरीफ़ नहीं लाएंगे उनको परसों इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा क्लास में बैठने ना दिया जाए। इसका तरीका ये होगा कि आपकी क्वांटिटी काउंट कर ली जाएगी इस क्लास में और उस क्लास में फिर क्वांटिटी काउंट की जाएगी। कुछ दूसरी क्लास में भी आ जाते हैं जो 145 पे हो रही हो। बहरहाल 315 पे आपकी क्लास होगी। जिसने 145 वाले में आना हो वो क्लास के बाद मेरे से रब्ता करे, मैं उसको बता दूंगा। तो इसलिए कल वाली क्लास नहीं छोड़नी। इसमें हमने 2 न्यूमेरिकल करने हैं। एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, चैप्टर 18 में से होगा, और एक और न्यूमेरिकल होगा चैप्टर 18 में से। क्वेश्चन नंबर 34 होगा पेज 396 पे, असगर वाला, और एक और सवाल होगा। बुलाएं उनको जल्दी, क्या मसला है जी? मैं बता दूंगा, कल ही कराऊंगा वो डायरेक्ट, तो कुछ अनसीन भी रखा करो। अच्छा जी, क्वेश्चन निकालें। सैलरीज के चैप्टर में जो होमवर्क दिया था, याद रहा था या भूल गया है? याद रहा था, निकालें फिर। क्वेश्चन 13 करना था लॉसेस के चैप्टर में। पेज नंबर, ये मिसिंग भी कर रहा है आज, उनको बता दें इधर जो क्लास में बीच बीच में एंड पे मिसिंग कर रहा था केबल। हाँ, पेज नंबर 300, पेज नंबर 300 पे आ जाएं सारे। क्वेश्चन 13 निकाल लें। अच्छा, क्वेश्चन 13 को पढ़ना शुरू करें। खोल लेना, कब खोल लें? क्वेश्चन 13 के अंदर जो है वो, अगर आप पहली लाइन पढ़ें पेज नंबर 300 पे, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ऑन 1 जुलाई को टेंटिव करें, छोड़ दें, पढ़ें साथ। ऑन 1 जुलाई 15 महरीन जॉइंड अ लोकल न्यूज़पेपर। महरीन ने लोकल न्यूज़पेपर ज्वाइन किया एज एन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एट अ सैलरी ऑफ 3 लाख पर मंथ। इन्वेस्टिगेशन उसने करनी थी कि बिजली जाने के असबाब क्या हैं। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हर सैलरी अमाउंटेड टू 40,000 पर मंथ, और उसकी सैलरी से जो टैक्स कटा है वो है 40,000 पर मंथ। भाई बात सुन लो, 40,000 पर मंथ उसकी सैलरी से टैक्स कटा है। ओके, क्या करना है जल्दी बताएं ना। सीट चेंज कर लें, फिर पिछली रो में चले जाएं, उससे पिछली में। अच्छा जी, जल्दी, मैंने हाल बता दिया, आगे चलें। अब सवाल ये राइज होगा जी कि इसकी जो पाकिस्तान की सैलरी है वो 3 लाख रुपए पर मंथ है। तो 3 लाख रुपए पर मंथ को कितने महीने से मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि उसने कितना अरसा पाकिस्तान के अंदर जॉब की। दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की सैलरी होगी जिसको हम अलिफ कहते थे, और ये बे है जर्मनी, यानी फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम की डिटेल इसकी ये है, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, अदर सोर्स, कैपिटल गेन। फॉरेन इनकम में कुछ भी नहीं करना होता, सादा सा मैंने काम कहा था। ये फॉरेन इनकम करंट ईयर के प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं, और ये पुराने साल के लॉसेज हैं। आपने सिर्फ करंट ईयर का लॉस पकड़ के उसको नीचे फेंक देना है, बस ये काम करना है। करंट ईयर का लॉस पकड़ के उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है, 600 में से ये माइनस करना है, 1480 को पहले कॉलम में डालना है, 950 में से ये माइनस करना है। ये होता है फॉरेन लॉसेज का न्यूमेरिकल। करंट ईयर के लॉस को पकड़ के फेंक दें, प्रॉफिट्स को अंदर रख के पुराने लॉसेज माइनस कर दें। हेड का नाम भी पढ़ना कोई इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर हेड के लिए एक ही रूल है, करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड और पुराने लॉसेज इसमें से माइनस। ऑन 1 मई 16 महरीन रिजाइन फ्रॉम हर करंट जॉब। इसका मतलब है पुराने एम्प्लॉयर के पास इसने 10 महीने नौकरी की है, मई जून का महीना नौकरी नहीं की। तो आपने 3 लाख को भी 12 से मल्टीप्लाई करना था, और जो टैक्स एंड पे माइनस करना होता है न्यूमेरिकल के, उसमें भी आपने 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना था। ऑन 1 मई 16 महरीन रिजाइन फ्रॉम हर करंट जॉब एंड जॉइंड अख्तर मरहबा एन अरेबिक हबीबी यल्ला न्यूज़पेपर इन दुबई। दुबई के अंदर जाके उसने ज्वाइन कर लिया एक जगह पे एज ए एडिटर इन चीफ ऑन मंथली सैलरी ऑफ PKR 12 लाख। एक महीने की तनख्वाह उसकी 12 लाख है। बातें भी साथ साथ हो रही हैं, अच्छा समझ आ रहा होगा। फुल स्टॉप।
एएम ने आधी सैलरी दुबई में पे की है, उसको आधी सैलरी पाकिस्तान में पे की है, और वो महरीन बाजी जो है 2016 के एंड तक दुबई में पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि जब भी पेपर के अंदर फॉरेन सैलरी आ जाए, फॉरेन सैलरी, तो आपके जहन में सैलरी के चैप्टर के 2 सेक्शन आने चाहिए। ये बात याद रखिएगा, जब भी फॉरेन सैलरी आ जाए पेपर में तो आपके जहन में पेज 101 वाले 2 सेक्शन आने चाहिए। पेज 101 वाले जो 2 सेक्शन है उनमें पहला सेक्शन है 102। 102 ये कहता है कि अगर आपने फॉरेन इनकम पर टैक्स पे कर दिया है तो आपको फॉरेन सैलरी माफ़ हो जाएगी। एक अगला सेक्शन है उससे भी कमाल का, वो कहते हैं अगर आपने टैक्स नहीं भी पे किया तो ऐसी सूरत में अगर आप साबित कर दो कि आप साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हो और सिटीज़न हो तो भी आपको फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। तो ये 2 लॉ की प्रोविजंस हैं जो फॉरेन सैलरी को माफ़ करती हैं। इस बुनियाद के ऊपर जब हम वापस आए तो हमने देखा कि पाकिस्तान में सैलरी मिलना या बाहर के मुल्क में सैलरी मिलना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरेन सैलरी में ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं है कहाँ मिली, बल्कि फॉरेन सैलरी में तसव्वुर ये है या तो टैक्स पे कर दो, अगर टैक्स पे नहीं किया तो फिर साल के आखिर दिन में बाहर हो गए तो भी फॉरेन सैलरी माफ़ हो जाएगी। अब मोहतरम ये साल के आखिरी दिन बाहर है, फॉरेन टैक्स पे करने का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साल के आखिरी दिन बाहर है। तो जब साल के आखिरी दिन बाहर है तो ऐसी सूरत में इसको बेनिफिट मिलेगा और इसकी फॉरेन सैलरी माफ़ हो जाएगी। ये सोल्यूशन थोड़ा सा मैंने पुराने पैटर्न पे किया हुआ है, बेहतर इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप सोल्यूशन में जाके 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने 24 लाख को ऐड भी कर दें, लेस भी कर दें। सोल्यूशन में सिर्फ नोट डला हुआ है कि दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन बेहतर है 24 लाख को ऐड भी कर दें, लेस भी कर दें। तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम को ऐड भी करते थे और लेस भी करते थे, तो लिखें इधर सोल्यूशन में 24 लाख को ऐड भी कर देंगे, लेस भी कर देंगे। ये फिर घर जाके खुद ही कर लीजिएगा जी। नहीं नहीं, सिटीज़न तो फिर भी होती, अभी तो वो सिटीज़न है, सवाल खामोश है। फिर तो आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात करिए ना, फिर तो वो शायद नॉन रेजिडेंट होती, नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम वैसे ही टैक्सेबल नहीं। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये सवाल खामोश है तो इसको सिटीज़न एज्यूम करेंगे और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर है इसलिए फ़ॉरेन इनकम माफ़ हो जाएगी। चलें आज एक और बात भी सुन लें कि बहुत सी एग्जेम्पशंस आपने नोट की होंगी, हम ऐड करके लिस्ट करते हैं, और बहुत सी एग्जेम्पशंस जो हैं वो हम उनको इग्नोर कर देते हैं डैश डाल के। इसकी मैं मिसालें देना शुरू करता हूँ। चैप्टर 13 के अंदर जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं ना, बेहतर है उनको ऐड करके लेस कीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम है, पहले निकालिएगा फिर ऐड करके लेस कर दीजिएगा। स्पाउस को तलाक हो गई तो उससे जो पैसे मिले हस्बैंड से उसे ऐड करके लेस कर दीजिएगा। तो एग्जेम्पशंस को मुनासिब है कि ऐड करके लेस कर दिया करें। लेकिन और इसी तरह फॉरेन सैलरी आपको मिली, इसे भी ऐड करके लेस कर दें। लेकिन कुछ छोटी मोटी एग्जेम्पशंस थी सैलरी के चैप्टर में जो है कोने पे पड़ी हुई थी। जैसे पेंशन मिल गई सिटीजन को, उसे डैश डाल के हमने इग्नोर कर दिया था। आईकेप भी इसी तरह का रेसोल्यूशन में। इसी तरह मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल गई एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी माफ़ है, इसे भी डैश डाल के इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल किसी क्लास में हमने ऐड करके लेस किया हो इसको। इसी तरह सैलरी के चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलते थे तो अकामुलेटेड बैलेंस माफ़ होता था अगर प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, उसे भी डैश डाल के हम इग्नोर कर देते थे। तो जो छोटी मोटी एग्जेम्पशंस हैं सैलरी के चैप्टर में, उनको आप डैश डाल के इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर 13 वाली एग्जेम्पशंस और जो एग्जेम्पशन मिसाल के तौर पे फॉरेन सैलरी की है, उससे बेहतर है कि पहले ऐड करें और ऐड करके लेस करें। कुछ जगहों पे किताब पे हो सकता है ऐड करके लेस ना हुई हो, लेकिन बेहतर है कि ऐड करके लेस कर दिया करें। चैप्टर 15
पेज 323। चलें जी, रिवाइज करें सारा। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ, it will be assumed that commissioner has made an assessment and it will be assumed that he has issued an assessment order. अब जो आपने रिटर्न जमा ना कराई है ना, if the return is incomplete, the commissioner may issue you a notice informing deficiency and will order you to fulfill the deficiencies. The above notice can be issued by commissioner within 180 days from the end of that financial year in which assumed assessment order is in which return is furnished. Okay. अब आप अगर कमी पूरी कर दें या ना करें, if taxpayer does not comply with notice, return will be invalid. If you comply with notice, return will be complete. 4 लोग, if a person fails to furnish a return in response to notice by commissioner, फिर भी रिटर्न जमा नहीं कराई, उसने नोटिस दिया. If a person fails to furnish a return as a non-resident ship owner, if a person fails to furnish wealth statement, if a person fails to produce accounts and documents, the commie may, based on available information and exercising his best judgment, may make an assessment and will issue an assessment order within 6 years from the end of the year to which it relates. ये सारा है जो कल हमने पढ़ा था. इसमें इस वाले पॉइंट की तरफ आते हैं. What does it mean? If a person fails to furnish a return of income, आगे लिखे even in response of notice. नोटिस आ गया फिर भी रिटर्न जमा नहीं करा रहा. आ जाओ इधर, पहली सीट में भी जगह है. ओके, गुजरने दो इसको. अब मोहतरम सवाल एक राइज होगा, ये क्या चीज है? सेक्शन 114 का सबसेक्शन 3 और 4. सेक्शन 114 का 4, पेज नंबर 314. अगर एक बंदा रिटर्न जमा नहीं करवाता तो कमिश्नर उसको एक वार्निंग भेजेगा कि यार तुमने आना था रिटर्न जमा कराने, तुम रिटर्न जमा नहीं कराने. अब मैं तुम्हें 30 दिन और दे रहा हूं, इसमें तुम आ जाओ रिटर्न जमा करवाने. अच्छा, अब ये कुछ इस किस्म की बात है कि आपने कॉलेज जाने के लिए 9 बजे का अलार्म लगाया हुआ था. अब आप 9 बजे भी नहीं उठे, फिर अम्मी ने 9:30 उठाया कि 5 मिनट में उठ जाओ, आप फिर भी नहीं उठे. इसका मतलब है वार्निंग में मिल चुकी है. इसको कहते हैं ढीठ स्केयर. ना 9 बजे खुद उठा, ना 9:30 अम्मी के कहने पे उठा. अब अब्बू आके इसकी बेस्ट जजमेंट करेंगे. नाउ अब्बू विल पास अ बेस्ट जजमेंट. इसी तरह की कोई कहानी है. आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, जहन में लाएं. मेरे तो गली से निकले आगे लेफ्ट, हाँ मेरे जहन में आ गया. आप अपने जहन में लाएं डॉक्टर साहब. शक्ल जहन में आई. ग्लासेस लगाते हैं नहीं लगाते? मूंछे हैं नहीं है? अच्छा, ले डॉक्टर साहब जहन में. किस किस के जहन में आ गए? आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई. ओहो, उन्होंने क्या जमा नहीं करवाई? रिटर्न जमा नहीं करवाई. डॉक्टर का नाम नहीं बताना मैंने, आपको इलाका पता चल जाएगा. अच्छा, तो आपके मोहल्ले में डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई. अब जब उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो पहली गलती उन्होंने ये की कि रिटर्न जमा नहीं करवाई. उसके बाद टैक्स वालों ने एक सॉफ्ट सा नोटिस भेजा, मोहतरम आपको 30 दिन दे रहे हैं, आप खुदा के लिए रिटर्न जमा करवा दें. उन्होंने फिर भी जमा नहीं करवाई. इनको आप पकड़ लें और कमरे में ले जाएं, इनकी करें बेस्ट जजमेंट. डॉक्टर को जहन से निकाल दो, ज्यादा बात बढ़ जाएगी. अब इनको कमरे में ले जाएं और क्या कर दें? इनकी बेस्ट जजमेंट कर. तो बेस्ट जजमेंट उसकी होती है जिसको एक दफ़ा आप नोटिस भेज दें कि रिटर्न जमा करवाओ और फिर भी वो 30 दिन में जमा ना कराए.
और आपको याद है ये जो रिटर्न मांगी जाती थी पुराने 5 या 10 साल की मांगी जाती थी, ये बात तो अलग थी, एक दफ़ा की थी। और जो बंदा मर जाए और उसके वर्सा को कहा जाए उसकी रिटर्न जमा कराओ, या जो बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है उसको कहा जाए उसकी रिटर्न जमा कराओ अपनी 12 महीने से कम की, और वो भी जमा ना कराए, तो उसको भी यही नोटिस इश्यू होगा जो अभी हुआ है इधर। लेकिन अगर फिर भी वो रिटर्न जमा नहीं कराता तो उसकी भी क्या होगी? तो जो साल की रिटर्न जमा करवानी थी और जमा नहीं करवाई तो बेस जजमेंट नहीं होगी। जिस बंदे ने अपनी नॉर्मल सालाना रिटर्न जमा करवानी थी और जमा नहीं करवाई तो नोटिस इश्यू होगा कि रिटर्न जमा करवाओ, अगर ना करवाए तो बेस जजमेंट होगी। 12 महीने की से कम की रिटर्न आपसे मांगी गई, कमिश्नर में गिव नोटिस, मांगी गई, आपने जमा नहीं करवाई, फिर क्या होगी? तो बेस्ट जजमेंट एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज होगा, शुरू में ही बेस्ट जजमेंट यूज नहीं कर लेना। लेकिन वैसे एक बंदा ऐसा है जो रिटर्न अगर जमा ना कराए उसकी डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट हो जाती है, वो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, वो रिटर्न जमा ना कराए तो उसको हम 30 दिन का नोटिस नहीं देते, उसकी डायरेक्ट ही पकड़ के क्या करते हैं, ये शायद आपने कल पढ़ा हो कि जो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है उसको डायरेक्ट नोटिस नहीं भेजा जाएगा, उसको नोटिस नहीं, डायरेक्ट उसकी क्या कर दी जाएगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आजा if a person fails to furnish a return even in response to notice under subsection 3 and subsection 4, क्लियर? तो आपको नोटिस भेजा गया, आपने नोटिस को भी लिफ्ट नहीं कराई, तो आपकी बोलें क्या होगी? आप बता दें जी कितने लोगों की बेस्ट जजमेंट होनी है और कितने अरसे में होनी है? 4 लोगों की बेस्ट जजमेंट होनी है और कितने अरसे में होनी है? 6 साल के अंदर। ओके, एक आखिरी पॉइंट है जी, इसको फिर पढ़ के हम अगला सेक्शन शुरू करने लगे। ये कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहरहाल पढ़ना तो पड़ेगा। एक बंदा है, उसने मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा नहीं कराई। हमने कहा था इससे 10 साल की रिटर्न मांगी जा सकती है। अब जब ये 10 साल या उनमें से किसी सालों की रिटर्न लाया तो साथ वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल गया, तो हमने कल पढ़ा था जो वेल्थ स्टेटमेंट ना लाए उसकी बेस्ट जजमेंट होगी। अब इसकी बेस्ट जजमेंट 6 साल में ना करें, इसकी बेस्ट जजमेंट जल्दी कर लें, क्योंकि इसने पहले ही 10 साल पुरानी रिटर्नें भी जमा नहीं कराई हुई, ये तो बड़ा मुजरिम है। इसकी बेस्ट जजमेंट फिर इसको लेट ना करें, इसकी बेस्ट जजमेंट ज़रा जल्दी कर लें। जब आपने उसे कहा था ना रिटर्नें लाओ, उस साल के आखिरी तारीख से 2 साल के अंदर अंदर आप उसकी रिटर्नों पे नज़र मारें, रिटर्नों पे नज़र मार के देखें किस किस साल की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं लाया, वो उस साल की वेल्थ स्टेटमेंट उससे मांग लें। आई रिपीट, अगर एक साहब से मुसलसल 5 साल की रिटर्न जमा नहीं कराई, ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई है, पहले की पड़ी हुई है। अगर एक साहब ने मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा नहीं कराई तो इनसे कितने सालों की रिटर्न मांगी जाएगी? जब ये साहब 10 सालों या उनसे कम की रिटर्न लाएं तो साथ क्या लाना भूल गए? इनकी बेस्ट जजमेंट कर दें, इनकी बेस्ट जजमेंट कर दें। लेकिन ये बेस्ट जजमेंट अब 6 साल वाली लिमिट छोड़ें। अब जब आपने इनसे रिटर्न मांगी थी ना, जिस साल आपने उसको कहा था कि रिटर्नें लाओ, उस साल के आखिरी तारीख से 2 साल के अंदर अंदर इसको कहें अब तुम अपनी साथ साथ क्या ले आओ, बोले वेल्थ स्टेटमेंट। अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की और टैक्स पेयर ने अब कंबाइन जमा करा दी, 10 साल की रिटर्न कंबाइन जमा करा दी और उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, अब आप 6 साल वाली लिमिट को भूल जाए। अब 21 का साल एंड होगा 30 जून 21 को, तो 21 के बाद 2 साल 30 जून 23 तक उसकी क्या कर दें? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पढ़ें जरा इसको। वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम is issued for one or more of the last 10 years, जहां आप उसको नोटिस देके 10 सालों की रिटर्न मंगवाएं तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर फॉर वेल्थ स्टेटमेंट, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर फॉर फाइलिंग वेल्थ स्टेटमेंट shall be issued within, बोले बोले बोले
2 years from the end of the year in which notice for furnishing of the return is issued. कब नोटिस इशू हुआ है फर्निशिंग रिटर्न का? 2021 में. अब इसके एंड से 2 साल के अंदर अंदर आप उससे क्या मांग लें? बेस्ट जजमेंट. बेस्ट जजमेंट उसकी कर दें, मांग लें नहीं मादरत, बेस्ट जजमेंट कर दें. अब वो बेस्ट स्टेटमेंट जमा करवाएगा. कहीं नहीं लिखी हुई, ये मैंने एक सिनेरियो बनाया, एक एग्जांपल दिया आपको. एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं. चलें छोड़ें यार, इसको कल रिवाइज करेंगे. इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, लीव इट. अच्छा, ये 2 सेक्शन हमने पढ़े हैं. एक क्या पढ़ा है? 120. और एक 120 का नाम क्या है? और 121 का नाम बेस्ट जजमेंट. जब आप रिटर्न जमा कराते हैं वो रिटर्न क्या बन जाती है? एज्यूम्ड असेसमेंट. लेकिन अगर रिटर्न में कमी हो तो कमी पूरा कराने के लिए आपको क्या भेजा जाता है? नोटिस. और नोटिस आने के बाद आप कमी पूरी कर दें तो वेल एंड गुड, कमी ना पूरी करें तो 4 जुर्म करें तो उसकी एक ही सजा है, डेट इज कॉल्ड एज बेस्ट जजमेंट. चलें छोटा सा बस कल वाले पढ़े हुए का टेस्ट लेते हैं और फिर आज वाला सेक्शन शुरू करते हैं ताकि हम आज भी कुछ पढ़ लें. कल तो शायद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी दोनों क्लासेस में ही न्यूमेरिकल होंगे. सुबह भी न्यूमेरिकल, दोपहर भी न्यूमेरिकल, शाम तक आपको घर जाने तक न्यूमेरिकल हुए होंगे. ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? अच्छा, क्वेश्चन 14. Point B. Nomani Industries Private Limited filed their return of income for the year ended 30 June 7 on 31 दिसंबर 7. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. हमारे साल की रिटर्न, बातें नहीं 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 नहीं, हमारे साल की रिटर्न आपको पता है अगले साल जमा कराई जाती है. और कंपनीज के लिए शायद आपको भूल गया हो, कंपनीज रिटर्न जमा करवाती हैं 31 दिसंबर तक. आपने क्या की? रिटर्न फाइल. रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर. नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज कि कंपनी ने रिटर्न 3 महीने में जमा करानी होती है या 31 दिसंबर तक जमा करानी होती है? अच्छा, सवाल कहते हैं जी, नोमानी ने अपनी रिटर्न फाइल की है 30/7 के साल की 31 दिसंबर 7 तक और 15 जनवरी को ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू 2009 ऑफिसर इशूड अ नोटिस. ऑफिसर ने उसको नोटिस इशू किया है रिक्वायरिंग द कंपनी टू फाइल द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें उसने कंपनी से रिक्वेस्ट किया है कि मोहतरम 15 जनवरी 9 पे खड़े होके उसने कंपनी से रिक्वेस्ट किया आपकी रिटर्न मुझे मिल गई थी लेकिन उसमें ना मैंने नज़र मारी है, मुझे ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रा ढूंढी है मैंने, मुझे मिल नहीं रही. मोबाइल छोड़ दें थोड़ी देर तक समझें. मैंने आपकी रिटर्न मिल गई है, आपकी रिटर्न में ना कुछ मैंने ढूंढने की कोशिश की थी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मुझे नहीं मिली, वो ज़रा आप अब मुझे भेज दें. अब सवाल क्या है कि हमारी रिटर्न फिर मुकम्मल थी या नामुकम्मल थी? हमारी रिटर्न में डेफिशिएंसी थी या नहीं थी? थी. इफ अ रिटर्न इज द कमिश्नर में इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग एंड विल डायरेक्ट हिम टू फुलफिल द डेफिशिएंसी या फाइल द मिसिंग इंफॉर्मेशन. कमिश्नर हमें यह कह सकता है मोहतरम एक नोटिस हुआ है जो हमने महीना पहले पढ़ा था और एक नोटिस हुआ है जो हम पिछले 2 दिन से पढ़े हैं. आज इन दोनों नोटिस में भी फ़र्क समझ लें. महीना पहले हमने जो नोटिस पढ़ा था वो आज मैंने सुबह आपको दिखाया है. वो हमारे मोहल्ले के डॉक्टर साहब को इसलिए दिया गया था कि उन्होंने सिरे से रिटर्न ही जमा नहीं कराई थी. 2 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे जो आई कैप को फॉर्म ही जमा कराना भूल गया, एक वो है फॉर्म तो जमा कराया तस्वीर लगाना भूल गया.
तो एक रिटर्न वो थी जो जमा ही नहीं हुई थी सिरे से, उसको हमने 30 दिन दिए थे कि रिटर्न लेके आ जाओ। एक वो बंदा है जिसने रिटर्न तो जमा करा दी है लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब ऐसी सूरत में कमिश्नर को यह पावर अवेलेबल है कि मिसिंग इंफॉर्मेशन को मांग सकता है। अब सवाल यह है उसका, क्या कमिश्नर जस्टिफाइड है ऊपर वाला नोटिस इशू करने में? बोले ओके, हम लिख के आएंगे कमिश्नर इज नॉट जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस। काउंट करते हैं जी दिन, 180 डेज यहां से, बल्कि कल गिन लिए थे। ये बनेगी 27 दिसंबर 2008 और कमिश्नर ने नोटिस इशू किया है, बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते, 15 जनवरी 2009 को। इसलिए कमिश्नर इज नॉट जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस। नोट करें जी। व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट के आगे क्या लिखूं? बाय विच नोटिस कैन बी issued by sorry आना जरूरी है या घर में पढ़ना भी जरूरी है? ओके, ज्यादा हो गई है। ओके, आगे चलें। तो पहले हम लिख के आएंगे द नोटिस डिमांडिंग द डेफिशिएंसी कैन बी सेंड बाय कमिश्नर विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 सितंबर हो या 31 दिसंबर को रिटर्न हो, एंड इधर ही होना है। कल भी एंड 30 जून को ही हो रहा था, आज भी एंड 30 जून को ही हो रहा है। चाहे आप रिटर्न 30 सितंबर को जमा करवाएं इंडिविजुअल, चाहे कंपनी दिसंबर में रिटर्न जमा करवाए, इट डजंट मैटर, फाइनेंशियल ईयर का एंड तो जून में ही होना है। तो द अबव नोटिस कैन बी इशूड बाय कमिश्नर विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। इसके 180 दिनों के अंदर होना था, बट द कमिश्नर हैज सेंड द नोटिस ऑन, so he is not justified in issuing the above notice. For further details you can contact me. नीचे लिखाइएगा अपना टेलीफोन नंबर। ओके, पढ़ना शुरू करें अब आज, मेहरबानी। ये जो आप ग्रीन सिग्नल दे देते हैं ना, ये बड़ी कमाल चीज़ होती है और आप पूरे कमाल हैं। कल आप लोगों ने कोई छुट्टी नहीं करनी, कल दोनों क्लासों में जोश से, जज्बे से, हिम्मत से। But I am very excited and motivated. It will meet two times tomorrow. मोहतरम आई कैप का मनपसंद सेक्शन आ गया है, सेक्शन 122। सेक्शन 122, ना 120 ना 121, ना में आप भी ना में खाकी, मैं तो सेक्शन 122।
आपका दिमाग चाहिए बस। क्लास में हमने बड़ों से सुना है पूरा जिस्म कान बन जाए, पूरा जिस्म कान बन जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जिस्म अटेंटिव हो जाए। ओके, अब हमारा जी टैक्स ईयर है 2013। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आएंगी तो फिर आगे भी बातें समझ आएंगी। हमारा टैक्स ईयर है 2013। 2013 की रिटर्न हम कब जमा करवाएंगे? 2014 में। किस दिन? 30 सितंबर 13। 14 तो ना बोलो ना यार, ये 30/13 की तारीख है यार, हद हो गई, ये 30/13 की तारीख है। तो बता दें जी 30 जून 13 के साल की रिटर्न हम कब जमा करवाएंगे? 30 सितंबर 13 को, यानी 30 जून 13 के बाद 3 महीने के अंदर। नोट कुछ नहीं करना। आपने क्या जमा करवाई? रिटर्न। ये क्या बन गई? एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर। अब आपका शुरू हुआ ऑडिट। क्या शुरू हुआ? ऑडिट में निकली गलतियां, आपने रिकॉर्ड दिखा दिए। कल आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया था, तो सेक्शन 121 में आपकी सेक्शन 121 में आपकी बेस्ट जजमेंट हुई थी। आज आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार नहीं किया। आज आपने कहा मैं हाजिर, मेरे रिकॉर्ड हाजिर, दिलो जान से हाजिर, आओ ऑडिटर बैठो, मेरा ऑडिट करो। आपने ऑडिट कराने पे मान गए। अब गेम ऑन होने लगी है। अब ऑडिट कराने पे, अब आपका शुरू हुआ ऑडिट। ऑडिट के बाद, ऑडिट होता है घूरी, ऑडिट के बाद आपको आएगा शो कॉज नोटिस, बार्किंग। वो वजह बताओ क्यों ना पेनल्टी को ऐड बैक कर दिया जाए, वजह बताओ क्यों ना 25,000 से ऊपर की तनख्वाह जो कैश में पी है ऐड कर दी जाए, वजह बताओ क्यों ना इंटरटेनमेंट एक्सीडिंग लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं ऐड बैक कर दी जाए, वजह बताओ क्यों ना घर के खर्चे ऐड बैक कर दिए जाएं, वजह बताओ क्यों ना फला फला खर्चे तुमने किए हैं जिनके सबूत अवेलेबल नहीं है वो ऐड कर दिए जाएं। इसे कहते हैं शो कॉज नोटिस। वजह बताओ ये सारे खर्चे ऐड बैक करके तुम्हारा प्रॉफिट क्यों ना बढ़ा दिया जाए। आपका शुरू हुआ ऑडिट, ऑडिट में आपने रिकॉर्ड दिखाने के मान गए, आपको इशू हुआ शो कॉज नोटिस यानी बार्किंग हुई। बार्किंग के बाद अब अगली चीज जो आपकी होनी है दैट इज बाइटिंग। हाँ इधर ले आए ना, हाँ जब मैं साथ से चल। बार्किंग के बाद अब आपकी अगली चीज कौन सी होनी है? बाइटिंग। बार्किंग के बाद अगली चीज आपकी होनी है बाइटिंग। बाइटिंग का क्या मतलब है? अब आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू होना है। अब आपको क्या इशू होना है? तो सेल्स टैक्स की कहानियां थोड़ी थोड़ी याद आ रही हैं। आपने जमा करवाई रिटर्न, रिटर्न जमा करवाने के बाद आपका शुरू होगा ऑडिट, ऑडिट के बाद होगा शो कॉज नोटिस। अगर शो कॉज नोटिस में आप जवाब ना दे सके तो आपको इशू होगा असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन इनकम टैक्स में इसका नाम असेसमेंट ऑर्डर नहीं है क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर तो इशू हो चुका है। इनकम टैक्स में इस काटने का नाम है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो आज हम शुरू करने लगे हैं सेक्शन 122 दैट इज कॉल्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो आप जमा करवाएंगे रिटर्न, रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बनने के बाद आपका शुरू होगा ऑडिट। आप रिकॉर्ड दिखा देंगे इसलिए आपकी बेस्ट जजमेंट नहीं होगी। ऑडिट के बाद टैक्स वाले पूछेंगे शो कॉज, वजह बताओ, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसको कहते हैं भौंकना, बार्किंग होगी। अगर आप मुनासिब जवाब ना दे सके तो आपको काट लिया जाएगा, लेकिन यह कटवाना एक स्पेशल किस्म का कटवाना है, इसका नाम है अमेंडेड। अब सवाल यह है कि ऑडिट कितने अरसे में कर सकते हैं हमारा? 2028 में जाके ऑडिट शुरू कर दिया, 2014 का, 2013 के साल का, ये लुट मची हुई है। अब सवाल यह है ऑडिट कब तक कर सकते हैं? अब सवाल यह है शो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि काट कब तक सकते हैं? तो उसने कहा ना मैं बताऊंगा ऑडिट कब तक शुरू कर सकते हैं, ना मैं बताऊंगा शो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं। मैं सिर्फ बता दूंगा कि आपको काटा कब तक जा सकता है। ये इंप्लाइड होगा कि उससे पहले ही भौंकना है और उससे पहले ही घूरना है। क्लियर? अब उन्हें आपको कहा
बेटा 5 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचना है। छोटे भाई को भी ले आना मॉडल टाउन से, छोटे भाई को भी ले आना मॉडल टाउन से, और भेरा से जो है वो पकोड़े लेके आना। अब आपने पहुंचना है इस्लामाबाद। अबू ने 5 बजे इस्लामाबाद का टाइम दिया। अबू भाई को कब लूं मुझे नहीं पता, अबू पकोड़े कब लूं मुझे नहीं पता। बेटा 5 बजे सारे काम करके पहुंचे हो। अब अबू ने सिर्फ किस चीज का टाइम बताया? इस्लामाबाद पहुंचने का। इंप्लाइड है उससे पहले छोटे भाई को भी लेने, उससे पहले रास्ते खड़े नहीं लेने, और रास्ते में से अबू के लिए पकोड़े भी लेने। ये दोनों काम करके जाना है। अबू कब तक पकोड़े? बेटा मुझे नहीं पता, 5 बजे तक पहुंचे हो। तो इट मींस कि घर वाले आपको अगर 2-3 काम कहें तो उसमें से आखिरी काम की टाइम बता देते हैं कि ये काम इतने बजे तक कर दो, फिर इंप्लाइड होता है कि बाकी आपने काम। अब आज हम ये नहीं बताने लगे कि शो कॉज नोटिस कब इशू होगा, आज हम ये नहीं बताने लगे कि कब तक ऑडिट होगा, हम डायरेक्ट बताने लगे हैं कब तक। यहां से गिनना शुरू करें, लॉ मेकर कहते हैं ना। यहां से गिनना शुरू करें, लॉ मेकर कहते हैं ना। यहां से गिनना शुरू करें, लॉ मेकर कहते हैं हाँ। बात होगी यार। अच्छा, यहां से गिनने हैं, कहां से गिनने? तो पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लें। यहां से ना, यहां से ना, यहां से, यहां से आगे 5 साल गिनने आप। 5 साल के अंदर काटा जा सकता है। कटवाएं, सॉरी, 1 2 3 30 × 15, ये 30 × 14 है ना? 30 × 15, ये 30 × 13 था ना, और ये 30 × क्योंकि ये 13 का साल था और ये 14 का साल था। तो अब आप 5 साल गिन लें। 30 × 15, 30 × 16, 30 × 17, 30 × 18, 30 × 19। एक लफ्ज़ लिखने लगाओ, आपने आंखें फाड़ के देखना है। थोड़े से डेले अंदर करें आंखों के। आपने कमिश्नर बातें साथ कर लें सर। आपने कमिश्नर से आगे मुझे कौमी कौमी मुझे कब तक काटोगे, कौमी कौमी मुझे कब तक काट सकते हो? कौमी ने कहा इंशाल्लाह 30 × 19 तक जब मेरा दिल चाह तो मैं आगे काट लूंगा। आपने कहा मैं हाजिर हूँ। लास्ट डेट बाय विच काटना कैन बी इशूड बाय कमिश्नर, तो इट इज़ द लास्ट डेट। अच्छा, अब ज़रा फिक्रा आपने याद करना है। बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर, फील करें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। कटवाना ज़रा प्रोटोकॉल से है। जैसे मेहमान आते हैं ना तो आप उनको कहते हैं आप अंदर तशरीफ़ ले आए, और पीछे से छोटे बच्चे को चल अंदर। बच्चा रो रहा होता है, आप कोई और कहानी करा देते हैं। अच्छा, बोले एन असेसमेंट ऑर्डर, करना नहीं ऐसा, मैं आपको बता, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years, विद इन from the end of that financial year in which assumed order is issued। इधर आपने ये नहीं बोलना रिटर्न, क्योंकि अब वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, वो ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग गया है। ओके, लेट्स वॉच इट फॉर द लास्ट टाइम इन योर लाइफ। नंबर 1, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years from the end of that financial year in which assumed assessment order is issued। क्लियर? चलें जी, नोट कर लें। ये वैसे नोट हुआ हुआ है, लेकिन करें ज़रा, रजिस्टर पे कर लें साथ वाले के। अच्छा, आप लोगों ने आहिस्ता बोलना होता है, आज थोड़ा सा ज़रा बोल लें ऊंची। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड of that financial year
in which assumed order is issued. आते रहिएगा बस 31 जनवरी तक, एक दिन आपको और बुलाया जाएगा फरवरी में, उस दिन तैयार हो के आना है, गर्मियों के कपड़े पहन। वालेकुम अस्सलाम। An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which assumed assessment order is issued. An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which commissioner is assumed to have issued the original assessment order. ओरिजिनल कौन सा वाला है? ये वाला है, जिसको हमने पहले दिन assumed वाला भी कहा था, इसका नाम ओरिजिनल भी है। बाकी ब्रैकेट में ले लें वो एक बात, बोले एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। एक छोटा सा डॉट यहां लगा लें 30 सितंबर का। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड सवालों में अब ये लाइन आपने जरूर लिख के आनी है, इट इज द लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड। नहीं, हद हो गई यार, असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड लिखा है तो अमेंडेड, ये क्या मसला है, बस कर दें बोलना। असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड का क्या मतलब है? हद हो गई, तो ब्लंडर है। अमेंडेड का लफ्ज़ पूरे फिक्रे में कहीं आया ही नहीं। जब तक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का लफ्ज़ नहीं आएगा तब तक आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, इट इज द लास्ट डेट जब तक अमेंडमेंट की जा सकती है। इसको असेसमेंट नहीं कहना, असेसमेंट तो ये थी, है ये भी असेसमेंट ही, लेकिन इसका नाम आज क्या रख दिया हमने? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। इधर देखें, द कॉमी मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। दोबारा, द कॉमी मे अमेंड, पढ़ें जी पॉइंट 1, बात वही है। द कॉमी मे अमेंड फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर्स। कॉमी फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर्स को अमेंड कर सकता है। कौन सा वाला? एज्यूम्ड वाला। अल्लाहु अकबर, बेस्ट जजमेंट को भी अमेंड कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है ना ऐसा कि नॉन रेजिडेंट शिप ओनर कि आपने बेस्ट जजमेंट की हो, बाद में कोई कहे नहीं यार ये आपने सही नहीं की, तो डबल बेस्ट जजमेंट नहीं हो सकती। अब अगर आपने दोबारा इस पावर को इस्तेमाल करना है तो अब आप बेस्ट जजमेंट नहीं करेंगे, आप बेस्ट जजमेंट को अमेंड करेंगे। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। 120 वाले को भी पकड़ के आप ऑडिट से गुजार सकते हैं और 121 वाले को पकड़ के भी आप ऑडिट से गुजार सकते हैं, क्योंकि 121 में आपने ऑडिट नहीं किया था, 121 में आपने एक्सरसाइज की थी अपनी बेस्ट जजमेंट, क्योंकि अगला ऑडिट करा के रिकॉर्ड दिखाने को तैयार नहीं था। इधर आपने अपनी बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल की थी। लेकिन अगर आप चाहें तो बेस्ट जजमेंट वाले को दोबारा छेड़ सकते हैं। मलंग को छेड़ दिए, दोबारा छेड़ दें, मलंगी तो है, उसने क्या कहना है, तो इसलिए दोबारा छेड़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। इसका क्या मतलब है? बाय मेकिंग ऑल्टरेशंस और एडिशंस एज ही कंसीडर्स नेसेसरी। सेक्शन 21 में पेनल्टी ऐड कर दें, एंटरटेनमेंट एक्सीडिंग लिमिट्स ऐड कर दें, और कोई चीज ड्राइंग्स ऐड कर दें, जो मर्जी ऑल्टरेशन एडिशंस करें। ओके, अगले सफे पे आए। अच्छा यार, ये जो आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा कराते हैं अगले सफे पे, इसका स्टेटस क्या होता है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशूड, वो जो सेक्शन 120 का एक पढ़ा था। लेकिन अगर आप खुद ही रिवाइज कर दें
कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा, ऑडिट वगैरह नहीं हुआ, आपने खुद ही रिवाइज कर दी रिटर्न, आपने खुद ही रिवाइज कर दी, तो इस रिवाइज का नाम उनकी नजर में बन जाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो हम जब जमा करवाते हैं ओरिजिनल रिटर्न, इसका नाम बन जाता है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, और हम जब जमा कराते हैं रिवाइज रिटर्न, तो रिवाइज का नाम उनकी नजर में क्या बन जाता है? ओरिजिनल उनकी नजर में क्या बन जाती है और रिवाइज उनकी नजर में। तो ये मैंने आपको ना सेक्शन 122 का स्कोप बढ़ा दिया है। सेक्शन 122 ऑडिट के जरिए भी लग जाता है, और अगर आप रिटर्न जमा करा के खुद ही रिटर्न रिवाइज कर दें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्शन 122। assumed amended assessment order कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल assumed amended assessment order, where a taxpayer furnishes a revised return। अंग्रेजी वही है 120 के एक वाली। It will be considered that commissioner has made an assessment of income and tax, याद है बोली अंग्रेजी, made हो गई, and the revised return shall be considered as amended assessment order issued। तो assume किया जाएगा, made भी हो गया और made करके इश्यू भी हो गया। ऑन द डे रिवाइज रिटर्न वॉज फर्निश्ड। अब दो सवाल आते हैं पेपर में। एक सवाल आता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, वो भी मैं नहीं पढ़ा रहा, वो 120 का एक है। एक सवाल आता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न। बताएं जी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न। स्टेटस क्या है? स्टेटस है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। रिवाइज रिटर्न क्या बन जाती है? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ओरिजिनल रिटर्न क्या होती है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। पूरा ना बनाइएगा, एक कुत्ता दो दफा काट सकते काट सकते हैं। चलिए मसला याद हो गया, अगली बात फिर शुरू करते हैं। मैंने कहा था शायद इसी में थोड़ा सा फटाफटा हो जाए। बहुत अटेंटिव हो जाएं। हमारा साल है 2020 और ये तारीख है 30 जून 20। अगला साल है 30 बातें नहीं, हम रिटर्न जमा करवाएंगे। हम क्या फाइल करेंगे? रिटर्न क्या बन जाएगी? खुदा के लिए सर पता चल गया, अब क्या जान लेंगे हमारी ये बता बता के। रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years। 5 years कहां से गिनना शुरू करें? यहां से ना, यहां से ना, यहां से हाँ, यहां से गिनना शुरू करने। यहां से अब 5 साल गिने, 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 24, 30 जून 25 और 30 जून 26। कब तक फर्स्ट अमेंडमेंट हो यानी कब तक अमेंडमेंट हो सकती है? 5 साल तक, 30 जून 26 तक हो सकती है। फर्ज करें, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने ब्लू मार्कर पकड़ा है, फर्ज करें कि फर्स्ट अमेंडमेंट या चलें अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर क्या हो गया? इशू हो गया। इससे पहले क्या होता है, जरा पीछे आके लिख लें, ये पेज 325 पे अमेंडमेंट से पहले क्या होता है? शो कॉज, और इससे पहले क्या होता है? ऑडिट। ये तो आपको पता है ना, पहले घुरी मारी जाती है, घुरी के बाद शो कॉज नोटिस। ये मैं हूं पेज 325 पे, और उसके बाद अमेंडमेंट होती है। क्लियर? अच्छा, ये मैंने सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया
कि मैंने आपको बता दिया कि पहली दफा काट चुका है कमिश्नर, पहली दफा। अब मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, जो मैंने पुरानी लॉ की प्रोविजन पढ़ाई है उसकी रोशनी के अंदर जो है वो आप मुझे बता दें कि इस सिनेरियो के अंदर कब तक पहली दफा काटा जा सकता था? 30 जून। जरा येलो लाइन देख के बताएं, विद इन टाइम काट लिया। अब मेरे दो सवाल, दूसरी दफा काटा जा सकता है या नहीं? लॉ मेकर कहते हैं यस, एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी, जितनी दफा जरूरत महसूस हो काट लो। क्योंकि हो सकता है इस दफा आपने ऑडिट किया हो तो पता चला हो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं, बाद में पता चले कि उसकी लंदन में भी प्रॉपर्टीज थी। अब आप कहें यार मैं तो ऑडिट करके अभी फारग हुआ था 30 जून 2020 के साल का, मुझे दोबारा ऑडिट करना पड़ गया। हो सकता है ऐसी कोई गलती बाद में भी पता चल जाए, ऑडिट के बाद भी गलती पता चल सकती है। तो इट मीन्स कि ऑडिट भी ज्यादा दफा किया जा सकता है, जब ऑडिट ज्यादा दफा किया जा सकता है तो काटा भी ज्यादा दफा जा सकता है। अब सवाल है कि अगर ज्यादा दफा काटा जा सकता है तो कब तक दूसरी दफा काटा जाएगा? दूसरी दफा काटने के लिए अब लिमिट सुने। अब एन असेसमेंट ऑर्डर नहीं बोलना, अब बोलने इफ एन असेसमेंट ऑर्डर। बोले इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, it can be amended as many times as may be necessary within the letter of, पप्पू गल वध गई है, within the 5 years from the end of the financial year in which assumed assessment order is issued। ये तो वही बात होगी। Or 1 year from the end of the financial year in which first amendment took place। तीस जून 27। अब दोबारा सुने बात को। If an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within later of 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which अमेंडमेंट टुक प्लेस। अच्छा, इसके एंड से 1 साल गिने, 30 जून 27। अब बता दें, ब्लू लाइन तो उसी तरह खड़ी रही, येलो लाइन इज पहली वाली टाइम लिमिट, पहली दफा काटने की टाइम लिमिट। चुप कर, येलो लाइन इज पहली दफा काटने की टाइम लिमिट। स्काई ब्लू और ग्रीन लाइन में से लेटर इज दूसरी दफा काटने की टाइम लिमिट। ये आपको बात मेरी बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ आएगी जब मैं अभी अगली मिसाल आपको कराऊंगा, और आप इंशाल्लाह 4 मिनट बाद कह रहे होंगे ओह अच्छा ये बात थी, अच्छा ये था। सबर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे बता दें जी, लेटर स्काई ब्लू लाइन कब बंद हो रही है? ग्रीन लाइन कब बंद हो रही है? लेटर 30 जून 27 तक आप दूसरी दफा काट सकते हैं। मैंने कटवाया नहीं अभी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि कब तक मुझे वो काट सकते हैं। पहली दफा काटना बता दिया गया, क्लियर। अगली मिसाल से आपको बात ज्यादा क्लियर होगी, फिर मैं पहली मिसाल आपको नोट भी करने दूंगा। अच्छा, ये अब आपका टेस्ट भी है, समझ लें। ये मेरा कौन सा साल है? 30 जून 16। इसकी रिटर्न कब जमा कराएंगे? 30 सितंबर 16। आप क्या जमा करवाएंगे? रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट। यार वो ना पीछे गलती रह गई थी, माजरत, वो एक डेट आपको सही करानी थी, किसी बच्चे ने भी नहीं बताई। ये 30 ये ना पेज 326 में
जो रिवाइज रिटर्न की मैं बात कर रहा था, ये डेट 30/9/10 बनती है, ये डेट 30/9/10 बनती है। वो ऐसी गलती से लिखी गई थी वैसे 30 सितंबर 11, 30 जून 10 के बाद 30/9/10 ही आता है ना, आप लोगों की भी नज़र नहीं पड़ी। तुसी क्या फिर गेम पै गई। ओके, क्या मतलब, इसमें क्या ऐसी बात है, अनइंटरप्टेड काम हुआ है। अच्छा, आप मोहतरम मुझे ये बताएं कि मेरा साल कौन सा है, 16 की रिटर्न मैंने कब जमा करवाई होगी, 17 में, लेकिन किस दिन, 3 महीने बाद, 30/9/16 के बाद 3 महीने, 30/9/16। ओके, सिस्टम बैठ गया लगता है। पता नहीं ये पढ़ाने वाली की नीयत पे सिस्टम बैठता है या पढ़ने वालों की नीयत पे। पढ़ने वालों की नीयत खराब हो तो सिस्टम बैठता है। कर दो पॉज, ऑनलाइन वाले बातें सुन रहे हैं। चलो हम अपना काम हल्का कर देते हैं, कल टेक्स्ट का तो एक है ही ना, FR2 का फिर देख लेते हैं, उधर हल्का कर देते हैं। ओके, अच्छा मोहतरम, बताते रहा करो चीज़ें। इस चैप्टर में तो ये कोशिश की जा रही है इधर ही आपको याद करवाया जाए। पढ़ें जी। अब इस सूरत में मैंने आपसे पूछना है कि एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर कब इशू है, हमारा साल कौन सा है, 16 का। 16 का रिटर्न कब जमा करवाई, 30/9/16 को। 30/9/16 को रिटर्न क्या बन गई, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब ज़रा मुझे आपने बताना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, पहली दफ़ा कब तक काटा जा सकता है, 30/18, 30/19, 30/21, 30/22, 30/18, 30/19, 30/20, 30/18, 30/19, 30/20 और 30/21। पॉज कर दो ना, बताऊं उनको उमर भाई। ओके, येलो लाइन हमने किस लिए बनाई थी, पहली दफा कब तक काटा जा सकता है। येलो लाइन किस लिए बनाई थी, पहली दफा। अब सवाल ये है कि पहली दफा काटने की डेट आपको देगा। नाउ माय क्वेश्चन इज के an assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued। अच्छा, फर्ज करें, अब जरा बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। फर्ज करें मई के महीने में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। इससे पहले ऑडिट वगैरह हुआ होगा ना, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया, पहली दफा काट लिया गया। एज्यूम करें मई 19 के महीने में पहली दफा काट लिया गया। अब मेरे ख्याल से आपको वो वाली बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब मुझे बताना शुरू करें। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of
दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच अमेंडमेंट टुक प्लेस। अब लगवाएं जी मुझे ग्रीन लाइन, ये अब समझ आया पिछला वाला। अब बता दें व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर 30 जून 20 या चलें वही लिख लें आप बेशक 30 जून 22 और 30 जून 20, विच एवर इज। असल में पिछले सवाल में ना उसने काटा ही पहली दफा बिल्कुल बॉर्डर पे जाके था, तो एक साल हमें अपने डायग्राम से बढ़ा के समझाना पड़ा, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं। अब ये दोनों डायग्राम्स की तस्वीर खींच लें। बनी हुई है, किताब पे बनी हुई है। येलो लाइन हम किस लिए यूज करें? पहली दफा काटने के लिमिट, और स्काई ब्लू और ग्रीन लाइन दूसरी दफा काटने के लिमिट। पहली दफा जब काटा उसके एंड से 1 साल के अंदर, 5 साल के एंड से नहीं, पहली दफा जब काटा। अब लेटर क्या है? ये जब ग्रीन लाइन एंड हो रही है, या नहीं 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इशूड एंड हो रही है 30 जून 22 को। 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच अमेंडमेंट टुक प्लेस। तो ग्रीन लाइन इधर एंड होगी, स्काई ब्लू लाइन इधर एंड होगी। व्हाट इज लेटर अमंग्स दीस? 30 जून 22। ओके चलें जी, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसी की। पेज 326 पे आ जाएं। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, बोलें। बोलें, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, द कॉमी में फर्दर अमेंड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी। हम तैयार हैं कटवाने के लिए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। द ओरिजिनल असेसमेंट विद इन द लेटर ऑफ। लेटर ऑफ वही रूल, लेटर ऑफ में पहला पॉइंट तो आपको याद है, 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच five years from the end of the financial year in which ये ब्रैकेट में ले लें, in which commissioner is assumed as having issued the original assessment order or 1 year from the in which amendment was passed। क्लियर? अच्छा, अब मैं पहला वाला सवाल आपको करवा रहा हूं। पहला वाला सवाल आपको करवा रहा हूं। इसको ना अब आपने ज़बानी करना है डायग्राम के बगैर। आमिर ने फाइल की है रिटर्न 2020 के साल की 30/9/20 को। रिटर्न जो उसने फाइल की है ये क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑडिट, उसे मारी गई घूरी, एंड द फर्स्ट काटना टुक प्लेस इन मार्च 26। आइडेंटिफाई द डेट बाय विच सेकंड काटना कैन बी मेड। बताएं सेकंड काटना कब तक हो सकता है? यही सवाल मैंने आपको करवाया है, बट वेट, इसको हम पेपर में कैसे करेंगे वो देखें। मेरा साल कौन से? 20 की रिटर्न कब मैंने जमा कराई? 21 में। 21 की आखिरी तारीख 30 जून 21 से 5 साल गिने। 30 जून 22, 23, 24, 25, 26। मुझे बताएं इस जब मैंने रिटर्न जमा कराई इस साल की आखिरी तारीख क्या बनेगी? और यार बता दें 30/9/20 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 21 से आगे 5 साल गिने। डायग्राम में नहीं बनानी, बैठ जाना पेपर में। 30 जून 21 से आगे 5 साल गिने। ये 5 years वाली लिमिट आपने गिन ली। ये हो गई येलो लाइन, ये ग्रीन स्काई ब्लू लाइन। अब ग्रीन लाइन गिननी है। पहली दफा कब काटा? मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 26 से 1 साल आगे गिने। 30 जून, विच एवर इज। आप बताएं डायरेक्ट हो जाएगा? यानी कि अगर डायग्राम ना भी बनाए तो द सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन लेटर ऑफ 5 years from the end of year in which commissioner is assumed as having issued order, or 1 year from the end of financial year in which first amendment has been made. So the later date is 30 जून 27। तो ये वाला सवाल हमने ज़बानी करने की कोशिश की। अब ये वाला सवाल डायग्राम के बगैर ज़बानी करने की कोशिश करते हैं। ये वैसे बनी हुई है डायग्राम, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इन दोनों में से लेटर देखनी थी। अब डायग्राम को भूल जाएं। उम्र का महीना कौन से? इसने रिटर्न कब जमा कराई? 30/9/16 को। रिटर्न फाइल्ड इज एज्यूम्ड एज असेसमेंट और ही वाज सेलेक्टेड फॉर। और पहली दफा कब काटा गया? सवाल क्या है? सेकंड टाइम तक कब काटा जा सकता है? 30/9/16 से नहीं गिनना। स्टार्टिंग पॉइंट 30/9/16 नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है या आखिरी वाला है? आप बताएं। महीना कौन से मेरा? 16। मैंने रिटर्न कब जमा कराई? सॉरी, साल कौन सा है? 16। रिटर्न कब जमा कराई? 30/9/16 को। 30/9/16 वाला जो साल है वो कब खत्म होगा? 30/9/17 को। 18, 19, 20, 21, 22। 5 years वाली डेट क्या बन गई? पहली दफा कब काटा? मई, जून। 30 जून 19। 1 साल डालें जरा इसमें। 1 साल डालें 30 जून 19 के बाद 30 जून विच इज लेटर। कितने लोग कर लेंगे ज़बानी? डायग्राम नहीं बनाने का टाइम मिलेगा। तो ये दोनों सवाल हमारे हो गए। तीसरा अब आप खुद कर लें। ज़बानी करने की कोशिश करें तीसरा। ओके, मिस्टर स्टम्पआउट हैज़ फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2010 ऑन 30 सितंबर 2010। कमिश्नर हैज़ अमेंडेड द असेसमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा कब काटे? 31 जनवरी 12 को। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डेट बाय विच फर्दर काटना कैन बी डन। फर्दर काटना। अब मुझे बताएं हमारा साल कौन सा? इसकी रिटर्न कब जमा कराई? 30 जून 11 के साल में। 30 जून 11 से आगे 5 साल गिने। 30 जून 12, 13, 14, 15, 16। ये तो आम हालात वाली आगे डेट। पहली दफा काटा कब? 31 जनवरी 12 को। इसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है? 30 जून 12।
30 जून 12 के बाद साल गिने, एक साल गिने 30 जून विच इज लेटर, तो 30 जून 16 तक यू कैन काट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और कल इंशाल्लाह इसके और भी सवाल करते हैं ताकि ये ज़रा बात पक्की हो जाए। अब अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि किन लोगों को ये ऑर्डर इशू होगा। कल हमने 4 लोगों को सजा दी थी, आज जरा देखते हैं किन लोगों को ये ऑर्डर इशू होगा। नहीं, मैं बताता हूं। कमिश्नर साहब आप अपने कमरे में पहुंचे। जी मैं पहुंच गया हूं, आप बंदे लाओ। कमिश्नर अपने कमरे में पहुंच गया। कौमी कमिश्नर साहब आज हम एक ये बबलू लाए हैं और एक ये बबली लाए हैं, तो कमिश्नर हम ये 2 बंदे लाए हैं आपके लिए। अच्छा यार इनको क्यों लाए हो आज, पहले ज़रा बबलू को तो लाओ। बबलू तुम्हारा कैसे आना हुआ? सर इसका ऑडिट शुरू हुआ था, इसने अपने रिकॉर्ड दिखा दिए थे और इसने इनकम कम शो की भी है, इसने टैक्स क्रेडिट ज़्यादा माइनस किए हुए हैं, इसने टैक्स रेट लोअर लगाए हुए हैं, इसने इनकम्स को हेड्स के अंदर मिसक्लासीफाई किया हुआ है। ये 5-6 गलतियां हमने इसकी ऑडिट में पकड़ी हैं। कमिश्नर ने कहा इसको बेस्ट जजमेंट वाले कमरे में ना लेके जाना, इसके लिए अलग कमरा बनाया हुआ है क्योंकि ये उन 4 में से नहीं है। इसको पकड़ के ना हमारी जो अंदर वाली जेल है ना उसमें डाल दो। डन। अब इस कमरे में जाके क्या होनी है, इसकी बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट? अमेंडेड असेसमेंट। बबली को बुलाया जाए। सर ये बबली बड़ा 2 नंबर बंदा है, ये जो है ना लोगों को छेड़ता रहता है। देखिए आपको भी छेड़ है। अभी तो हमने इसकी फोटोकॉपी मंगवाई है, जब ये खुद आएगा तो फिर देखें क्या बनेगा आपका। चलो ले आओ यार बबली को, देखी जाएगी। हम भी तो अपने ज़माने के डॉन थे। तो बबली को बुलाया गया। इसने क्या किया है? सर इसने हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया है। इसको अंडरग्राउंड ले जाओ, इसको देखते हैं क्या करना है। इसने क्या किया बोले? हुकूमत के रेवेन्यू को, एक लास्ट में बोलने लगा हूं, प्रेजुडिशियल नुकसान पहुंचाया है। टू द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया है। कल हम देखेंगे इसकी क्या मिसालें बन सकती हैं, वो फिर मैं डिस्कस करूंगा। अब बता दें जी किन 2 लोगों की अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है। ऑडिट में जिसकी 5-6 गलतियां पकड़ी जाए वो 5-6 गलतियां भी मैंने आपको बता दी हैं। और दूसरा जिसने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, पढ़ें जी पॉइंट 5 हाईलाइट कर लें। ऑडिट और प्रेजुडिशियल, पॉइंट 5 और 5A। पेन नंबर अगला। 4 मुजरिम 2 द कमिश्नर मे अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। वही बात है, मे अमेंड, द कमिश्नर मे अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर वेयर थ्रू ऑडिट और द बेसिस ऑफ पक्की खबर कमिश्नर को इत्मीनान हो जाए। क्या? नंबर 1 कोई भी इनकम एस्केप असेसमेंट। एस्केप असेसमेंट का क्या मतलब है? भूल गया उस पर टैक्स लगाना। टोटल इनकम इज कम, लोअर रेट इज अप्लाइड, एक्सेसिव टैक्स क्रेडिट रिलीफ, एक्सेसिव टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड। इन सारी चीजों से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और एनी अमाउंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम हैज बीन। ऑडिट में मोटी मोटी कितने किस्म की गलतियां पकड़ी जा सकती हैं? 3। ऑडिट में मोटी मोटी 3 गलतियां पकड़ी जा सकती हैं। दूसरी बात भी ना ऑलमोस्ट वही है, कल थोड़ा सा फर्क आपको बता दूंगा, इसमें बातें बाद में भी हो सकती हैं। अच्छा फिक्रा वही है जो बार बार सुबह के हम पढ़ रहे हैं। द कमिश्नर मेक अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। द कमिश्नर मे अमेंड, वो वाला, द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। द कमिश्नर मे अमेंड, वही जो सुबह का पढ़ रहे हैं। द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर इफ, लिखें एज्यूम्ड ऑर्डर, इफ एज्यूम्ड ऑर्डर इज नुकसानदेह टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। नुकसानदेह टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये किसके रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं? 2 बातें होंगी। नंबर 1
ऑडिट एंड नंबर 2 प्रेजुडिशियल। इंशाल्लाह ये सारा कल हमने रिवाइज करना है, जिस तरह 120 और 21 आपको मैंने सारा अंग्रेजी में दोबारा रिवाइज कराया, ये भी कल सारा रिवाइज करना है। अगली बात 5 डबल ए काट दें, 6 कल पढ़ लिया था। मेक जरूरी है या इशू भी करना है? इशू भी करना है, पढ़ा था कल। आफ्टर मेकिंग, मेक करने के बाद क्या मेक किया आज, बेस्ट या अमेंडेड? आफ्टर मेकिंग अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर द कमिश्नर शैल इशू एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर स्टेटिंग अमेंडेड इनकम, अमेंडेड टैक्स, टैक्स पेड इफ एनी, एंड टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग। अगर आप हमारे खिलाफ अपील करना चाहते हो तो उसका तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। अपीलिंग अगेंस्ट लिख लें, अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। ये तो कल पढ़ा था ना सेक्शन। पॉइंट 8 आपने खुद ही पढ़ के आना है। पक्की खबर, पक्की खबर होती है शिकायत लगा दी, सर फलां के बैग में से ये निकल आया, फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा कल। पक्की खबर ये जी हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट 9, ये हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको अब सेल्स टैक्स में लेके जा रहा हूं और बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आपकी, ताकि आपको पुरानी बातें याद आएं और आपका भी आना जरूरी है। पेज 462 पे 462, मैं 2 बातें करूंगा, आपने मुस्कुराना है इस पे। सेल्स टैक्स में आप जमा कराते हैं रिटर्न, पेज 4, बहुत मुतवज्जे हो जाए। सेल्स टैक्स में आप जमा करवाते हैं, कोई अजम्पशन नहीं ली जाती कि ये अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। इसके बाद घूरा जाता है, घूरने के बाद भोंका जाता है। अमेंडेड असेसमेंट का लफ्ज़ नहीं लिखा यहां, क्योंकि अजम्पशन ही नहीं थी कोई। ये असेसमेंट ऑर्डर, रशीद मजाक, ये क्या थी, रिटर्न, ये क्या थी, और ये बिकॉज देयर इज नो अजम्पशन गाइस, देयर इज नो अजम्पशन, देयर वाज नो अजम्पशन। क्लियर? Please come to the income tax. Here you file a return, it becomes an assumed assessment order. Then there will be Ghurna, Bhunkna, Khatna, whatever you may call it. Clear? But this Khatna is called as special Khatna, amended assessment order. Okay, let me talk with you. Do not talk with you, साथ वाला। मैंने कहा था आपको सेल्स टैक्स में कि बार्किंग के बाद आपने 120 दिन में बाइट कर लेना है। आज इनकम टैक्स में मैं आपको लिखवाने लगा हूं नहीं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं बार्किंग के बाद 180 दिन में बाइट करना है, और अगर जरा स्पेशल केस है तो 90 दिन और ले लो, 90 दिन और ले लो। ये कौन से पेज पे हैं हम? 462 पे। एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, 2 फिक्रे बल्कि, याद कर लीजिएगा इधर ही। An amended assessment order can only be issued if show cause notice is issued. बोले, an amended assessment order can only be issued if show cause notice is issued, वरना नहीं, obviously। और दूसरी बात, amended assessment order can be issued within 180 days, can be issued within 180 days after issuance of, ये दोनों बातें सेल्स टैक्स में पढ़ी थी, तसल्ली से बैठे रहे और याद करके जाने। पहली बात, एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन ओनली बी इशूड आफ्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन, या आसान लफ्ज, आफ्टर शो कॉज नोटिस इज गिवन। दूसरी बात, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस।
यानी तुम पकोड़े अगर ले लिए तो फिर इतनी देर में तुम्हें इस्लामाबाद पहुंच भी जाना चाहिए, ठीक है। तो शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इतने अरसे में हो सकता है। डन, चलें पढ़ें। ये हमने याद किया हुआ सेल्स टैक्स में सारा। एन असेसमेंट कैन ओनली बी इफ द टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड, नहीं अपॉर्चुनिटी को लिखें शो कॉज नोटिस। एन असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड if the taxpayer has been provided with show cause notice। वापस आ गया हम इनकम टैक्स में। अगर आपको क्या इशू कर दिया जाए पहले, और दूसरी बात अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर काटना shall be issued within 180 days of barking or in such extended period as the commissioner may, the extension shall not exceed, लिखें काटना shall be within 180 days of barking। काटना बार्किंग के 180 डेज में होगा। ब्रैकेट वाली लाइन काट दें। टैक्स वाले चाह रहे हैं कि वो आपको 180 दिन में काटें, लेकिन आप 2 दिन के लिए बाहर के मुल्क सैर करने चले गए, ये टाइम काउंट नहीं होगा। टैक्स वाले चाह रहे हैं कि आपको 180 दिन में काटें, आप 2 दिन के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने चले गए, ये वाले 2 दिन भी काउंट नहीं होंगे। टैक्स वाले चाह रहे हैं कि आपको काटें 180 दिन में, आप 2 दिन के लिए कोर्ट के पास चले गए, स्टे ऑर्डर ले लिया, खुदा के लिए ये काम रुकवा दो, मैं बड़ा बिजी हूं, ये तीनों टाइम पीरियड्स काउंट नहीं होंगे। अब मेरे ख्याल से कमिश्नर के पास 186 डेज होंगे, 186 डेज के अंदर वो आपको काट ले। यानी अब्बू ने फोन करके कहा बेटा वो मेरे दोस्त से भी जरा मिल ना, उन्होंने भी आपको कोई काम कहना था। अब्बू फिर मैं 5:30 तक, हाँ बेटा कोई मसला नहीं, फिर आप 5:30 तक आ जाना, वो मैं मानता हूँ, इस टाइम को मैं काउंट नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? तो अगर आप टैक्स वालों को काम करने से रोक रहे हैं तो फिर टैक्स वाले 180 दिन में माजरत काम नहीं कर सकेंगे, फिर वो जितने दिन आपने उनको तंग किया वो दिन उसमें से क्या कर दें। ये याद है आपको सेल्स टैक्स में पढ़ा था, ये सेल्स टैक्स में पढ़ा था। आखिरी बात पढ़ लें फिर साथ वाले को आज ले जाएं। फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज। जुबानी याद कर लें। स्टे ऑर्डर, आप कहीं से जाके स्टे ऑर्डर ले आए, कभी आप सुने जिंदगी में स्टे ले लिए उन्होंने, स्टे ऑर्डर। अच्छा, फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, ये अगला आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने सेक्शन 122 डी नहीं पढ़ा हुआ। फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज, इसको लिखें डिले। पिटिशनर का मतलब मैंने टैक्स पेयर लिखवाया था, एडजॉर्नमेंट का मतलब लिखें डिले, एडजॉर्नमेंट का मतलब डिले, पिटिशनर का मतलब किसी को याद हो, टैक्स पेयर। डिले बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा का डिले नहीं हो सकता। टैक्स पेयर छुट्टी जा सकते हैं, लंदन चला गया सैर करने के लिए, लेकिन 60 दिनों के लिए, ज्यादा नहीं। शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटिंग द अबव डेज। ओके, कितने साल में अमेंडमेंट हो सकती है? 5। कितने साल में अमेंडमेंट हो सकती है? 5। अगर एक दफा काट लिया है दोबारा कितने सालों में काटा जा सकता है? 5 या 1, विच एवर इज लेटर। कितने लोगों को काटा जा सकता है? 2। ऑडिट और प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। मेक के बाद इशू, उसके बाद अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है तो कितने दिनों में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए, और 180 दिन गिनते हुए ये वाले दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है।